ईपीएस 95 पेंशन। शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंचा पेंशन भोगियों का ईमेल। होने वाला है कुछ बड़ा। डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये को 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। लगातार 2 कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों ने पीएमओ को अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। अनिल कुमार ब्योहार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी कार्यकर्ता, ईपीएस 95 पेंशन भोगी समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट को शेयर किया। पीएम मोदी को भेजे गए ईमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है। पीएम मोदी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया, देश के ईपीएस 1995 पेंशन भोगी आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बेहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है। श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ईपीएस 95 में घाटे के लिए इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता पर प्रदान की जा रही 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग। नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और देश के विकास के लिए एकजुटता और सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ समान दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ और सरकार पर तिलमिलाए पेंशन भोगी। यह है 7,500 रुपये पेंशन की आखिरी उम्मीद। फेसबुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। हेमा मालिनी के सामने पेंशन भोगियों, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। 2 बार यही बात दोहराई गई, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 7,500 रुपये नहीं मिल सका है। आज भी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये ही है, जिसमें पूर्व कर्मचारी अपना जीवन गुजार रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी मन की बात कर रहे हैं। पेंशनर्स की आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बना हुआ है। फेसबुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश जी की अपील का भी यही हश्र हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में एनएसी नेतृत्व से 2 बार वादा किया कि वे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ईपीएस 95 पेंशनर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार। क्या झूठे वादे करना राजनीतिक विमर्श में सबसे खराब स्तर है? एडमिन गौतम चक्रवर्ती ने कहा, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से हमारी अपील है कि वे हमारे साथ साथ हमारे मुद्दों को भी उठाएं और जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें सहायता प्रदान करें। संवैधानिक रूप से वे फैसले लेने की स्थिति में हैं। उम्मीद है कि हमारी अपील इन 2 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के कानों में गूंजेगी। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सेल, इस्पात मंत्रालय को जगाइए। एरियर न मिलने से कर्मियों में आक्रोश। जनवरी 2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन समझौते का आर्थिक लाभ उनका हक व अधिकार है। हायर पेंशन हेतु कंपनी सीपीएफ ट्रस्ट रूल्स की आ रही दिक्कतों को सेल प्रबंधन व इस्पात एवं श्रम मंत्रालय शीघ्र हस्तक्षेप करे। C2 जिला संयोजन समिति के संयोजक एवं बीएसपी सेवानिवृत्त एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष MS शांत कुमार ने कहा कि सेल में वेतन समझौता से 1 जनवरी 2017 से लागू होना था। वेतन समझौते का आर्थिक लाभ को अप्रैल 2020 से लागू किया गया। इससे जनवरी 2017 के बाद से 30 मार्च 2020 तक के एरियर से कर्मियों को वंचित कर दिया गया। 39 माह का एरियर की राशि का सिर्फ वर्तमान में सेवारत कर्मियों के लिए ही महत्व नहीं रखता, बल्कि इस दौरान सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और सेवा के दौरान निधन हो चुके कर्मियों के परिजनों के लिए भी उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि 1 जनवरी 2017 के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन समझौते का आर्थिक लाभ उनका हक व अधिकार है। 2 सेवानिवृत्त कर्मियों को बढ़े वेतनमान से उनकी ग्रेजुटी सीपीएफ में बढ़ोतरी होती। 3 बढ़े हुए वेतनमान के आधार पर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन जाता, जिसके चलते हायर पेंशन में बढ़ोतरी होती। हायर पेंशन की गणना में 58 साल के पूर्व के 60 माह के वेतनमान का औसत लिया जाता है। जनवरी 2017 से मार्च 2020 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मियों को आर्थिक लाभ नहीं देने के चलते 60 माह का औसत वेतन कम हो जाएगा, यानी कम पेंशन। 4 सेल प्रबंधन से मांग है कि जनवरी 2017 के बाद निधन हुए कर्मियों के पत्नी को ईएफबीएस के अंतर्गत मिलने वाले डीए बेसिक वाली राशि वेतन समझौते के आधार पर रिवाइज्ड होकर लगभग 50% की वृद्धि राशि मिलनी चाहिए। 5 जिन कर्मचारियों ने सेल के उत्पादन व उत्पादकता में जो बराबर का योगदान दिए, उनके प्रति सेल का यह अन्यायपूर्ण फैसला है। एक और हायर पेंशन को ईपीएफओ ने सेल ट्रस्ट के नियमों का हवाला देते हुए अटका दिया है। इस पर सेल प्रबंधन इस्पात मंत्रालय अपने कर्मियों व अधिकारियों के हित में कोई हस्तक्षेप कर मदद नहीं कर रहा है। अब आने वाले माह में मेडिक्लेम का नवीनीकरण होना है और इन वर्षों का अनुभव है प्रीमियम में 10 से 15% बढ़ोतरी। इतना लाभ कमाने के बावजूद क्या सेल अपने भूतपूर्व कर्मचारियों को इसमें राहत नहीं दे सकता है? इन सभी बातों से सेल भिलाई के सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों में एक तरीके का रोष व गुस्सा है। हमारी यह मांग थी कि जनवरी 2017 के बाद निधन हुए कर्मियों के पत्नी को ईएफबीएस के अंतर्गत मिलने वाले डीए बेसिक वाली राशि वेतन समझौते के आधार पर रिवाइज्ड होकर लगभग 50% की वृद्धि राशि मिलनी चाहिए वेतन समझौते के आधार पर। C2 भिलाई के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी ने हमसे यह जानकारी साझा किया कि सेल अभी सिर्फ अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच संयंत्र के जिन सेवारत कर्मचारियों का निधन हो गया था और उनकी पत्नी को ईएफपीएस के अंतर्गत पुराना बेसिक प्लस डीए मिल रहा था, उन्हें ईएफबीएस के अंतर्गत रिवाइज्ड बेसिक प्लस डीए देगा। इसके संबंध में कर्मचारी सेवाएं और कार्मिक विभाग बीएसपी सेक्टर 5 कार्यालय
अंतिम भुगतान एवं पेंशन कार्यालय से कार्मिक के परिवार को लेटर जारी किया जा रहा है। सेक्टर 5 कार्यालय से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु लाभान्वित होने वाले परिवार अथवा उनके परिजनों को सूचित करने की आवश्यकता है। EPS 95 पेंशन 1,000 में जिंदगी गुजारने वाले पेंशनर्स मांग रहे 10,000। मोदी को हर महीने चिट्ठी लिखेंगे पेंशन भोगी। न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह और साथ ही DA और चिकित्सा सुविधा की मांग की जा रही है। कई बार ट्वीट किया गया और कम से कम महीने में 2 बार पत्र लिखने की बात। सूचना जी न्यूज भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPS 95 पेंशन, EPS 95 पेंशन और EPFO की कार्य प्रणाली सुर्खियों में है। पेंशनर्स पक्ष लगातार सरकार और EPFO को विपक्ष मान चुका है। जुबानी हमले तेज कर दिए गए हैं, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर दिख रही है। पेंशन आंदोलन के सदस्य शशि नायर लिखते हैं कि EPS 95 योजना EPS 95 स्कीम के तहत साथी पेंशन भोगियों पेंशनर्स के रूप में हम मौजूदा पेंशन राशि से गुजारा करने में आपके सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम पेंशन के लिए हमारी मांगों को सुना जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी विशेष रूप से TDP और JDU के सामने अब और मजबूती से आवाज उठानी है। इस पर कमेंट करते हुए श्रीराम कल्लूरी ने लिखा, हर सदस्य प्रधानमंत्री को फिर से इस दयनीय स्थिति के बारे में लिखे, जिसमें लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम अब तो हमारी दयनीय स्थिति को सुधारा जाए। न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह और साथ ही DA और चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। मैंने कई बार ट्वीट किया है और कम से कम महीने में 2 बार नियमित रूप से पत्र भेजना चाहूंगा। पेंशनर्स मेवाराम सिंह ने लिखा, इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला। वादा करके भी बड़ा पूरा नहीं करना यही सरकार का काम है। रिचर्ड फ्रीमैन ने लिखा, NDA ने हमेशा की तरह EPS 95 पेंशन भोगियों से झूठ बोला कि सत्ता में आते ही पेंशन बढ़ा देंगे। 10 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। वहीं सुखबीर सिंह ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, अभी और भी लाभार्थियों की मौत होने वाली है। सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से नकार रहे हैं। हम उनकी दया पर निर्भर हैं। EPS 95 पेंशन सभी सांसदों की घेराबंदी में पेंशन भोगी। लोकसभा के पहले सत्र में मोदी का सामना पेंशन से। पेंशन भोगियों ने कहा, सबको एकजुट होना चाहिए। मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी पर विशेष फोकस। TDP और JDU के सामने एक मजबूत और एकीकृत मोर्चा पेश करने की कोशिश। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के सदस्यों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ठनी हुई है। देश भर के पेंशन भोगियों द्वारा EPFO के साथ ही केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा जा रहा है। NDA की सरकार बनने के बाद PM मोदी पर दबाव डालने के लिए नई राह तय की जा रही है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स खुलकर बातचीत कर रहे हैं। पेंशनर्स दीपक पटेल ने लिखा, सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद से संपर्क कर प्रथम लोकसभा सत्र में ही पेंशन की मांगों को पुरजोर तरीके से रखने की मांग करें। ऐसा निवेदन करना आवश्यक है, जो कि जनहित में जारी है। अतः सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपने अपने पेंशन के लिए संसद और विधायक पर दबाव बनाएं। देश भर के पेंशन भोगियों द्वारा EPFO के साथ ही केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिख रही झलक। पेंशन भोगी शशि नायर ने लिखा, EPS 95 योजना के तहत साथी पेंशन भोगियों के रूप में
हम मौजूदा पेंशन राशि से गुजारा करने में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम पेंशन के लिए हमारी मांगों को सुना जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत एकता की अपील। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए और मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी, विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत और एकीकृत मोर्चा पेश करना चाहिए। अपनी आवाज और चिंताओं को एकजुट करके हम अपनी मांगों को गंभीरता से लिए जाने और समय पर संबोधित किए जाने की संभावना बढ़ाते हैं। ईपीएस 95 योजना सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पेंशन भोगियों के रूप में हमने अपने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए यह उचित है कि हमें ऐसी पेंशन मिले जो न केवल टिकाऊ हो बल्कि ईपीएस 95 योजना के तहत सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करे। हम आपसे न्यूनतम पेंशन के हमारे अधिकार की वकालत करने के इस सामूहिक प्रयास में शामिल होने का आग्रह करते हैं। साथ मिलकर हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।